जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसे हम लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम के मुताबिक अगर हमारे पास दो सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो किसी भी तीसरे सिस्टम सी के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी इटसेल्फ खुद भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं एक दूसरे के साथ। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम हैं ए और बी। अब अगर हम ए और बी दोनों को मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर रखते हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें तो किस कंडीशन में ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ है वो है इन दोनों के दरमियान में वाल। अब वाल जो है वो हमारे पास दो तरह की हो सकती है। एक हमारे पास है एडियाबैटिक वाल और सेकंड में है हमारे पास डायाथर्मल वाल। जो एडियाबैटिक वॉल है इसे हम इंसुलेटिंग भी कहते हैं। मतलब अगर एडियाबैटिक वॉल होगी तो इसमें से हरारत मुंतकिल नहीं हो सकती, और अगर हमारे पास डायाथर्मल वॉल होगी यानी कि कंडक्टिंग होगी तो फिर हरारत एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मुंतकिल हो सकती है। ठीक है। अब अगर हम डायाथर्मल वॉल रखते हैं और सिस्टम ए को सिस्टम बी के साथ अटैच कर देते हैं तो दोनों थोड़ी देर के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब अगर दोनों का पहले टेम्परेचर डिफरेंट है तो थोड़ी देर के बाद इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंसुलेटिंग वाल या एडियाबैटिक वाल अगर हम रख देते हैं तो फिर अगर दोनों बॉडीज इस वाल से पहले डिफरेंट टेम्परेचर पर थे तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पर ही रहेंगे। मतलब हीट जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मुंतकिल नहीं होगी। ठीक है। अब अगर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक जो है वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें हम ले लेते हैं कि हमारे पास ये एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास तीन कंपार्टमेंट बना देते हैं। एक कंपार्टमेंट में ए सिस्टम है, दूसरे कंपार्टमेंट में हमारे पास एक बी सिस्टम है और एक तीसरे कंपार्टमेंट में हमारे पास एक सी सिस्टम है। अब हमारे पास तीन दीवारें हैं, तीन वॉल्स हैं ए और बी। अगर हम ये कहते हैं कि ये ए और बी के दरमियान में हमारे पास जो वाल है वो हमारे पास एडियाबैटिक है, और अगर हम कहते हैं कि जी ये है जो हमारे पास वॉल है ये हमारे पास डायाथर्मल वॉल है यानी कि ये कंडक्टिंग वॉल है। अब इफ अगर हम ये कहते हैं कि इसका टेम्परेचर हमारे पास टी ए है, इसका टेम्परेचर हमारे पास टी बी है और इसका टेम्परेचर हमारे पास टी सी है। चूँकि सिस्टम ए जो है वो डायाथर्मल वाल के साथ कनेक्टेड है सिस्टम सी के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि आफ्टर सम टाइम टी ए जो है वो इक्वल हो जाएगा टी सी के, यानी कि सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और सिस्टम बी जो है वो भी सिस्टम सी के साथ डायाथर्मल वाल के जरिए कनेक्टेड है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि टी बी जो है वो भी कुछ टाइम के बाद टी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर होगा बी सिस्टम का वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा टेम्परेचर उस सिस्टम सी के टेम्परेचर के। तो इन दो कंडीशनों से हमें ये पता चलता है कि टी ए जो है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा टी बी, यानी कि सिस्टम ए जो है वो सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कब? जब हमारे पास सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो फिर इसका मतलब ये है कि सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं और उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि हमारे पास
ये जो वाल है इसको हम एडियाबैटिक की बजाय डायाथर्मल कर देते हैं और इस डायाथर्मल को हम एडियाबैटिक कर देते हैं। तो अब हमारे पास चूंकि ये वाल एडियाबैटिक है तो इसका मतलब ये है कि ए और बी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। चूंकि ए और बी के दरमियान में डायथर्मल वाल है तो ए और बी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, जबकि सी के साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे।